हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? क्या हाल चाल? सब ठीक? तो आज हम लोग ये चैप्टर नंबर 5 को एकदम बढ़िया तरीके से कवर करने वाले हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑन द चैप्टर कॉल्ड एज सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। अब ये चैप्टर जब आप अपने टेक्स्ट बुक को खोल के देखोगे ना, तब आपको पता चलेगा ऐसी ऐसी चीजें उसमें दे रखी है जिसका कोई यूज ही नहीं है। इतनी एक्स्ट्रा चीजें दे रखी है जिसकी वजह से डेफिनेटली आप कोई ना कोई कॉन्सेप्ट को भूल ही जाओगे। सो दैट इज वाई लेट अस ट्राई टू फोकस ऑन वो सारी चीजें जो आपको आगे एग्जाम में यूज आएगा। अब आपको एक खुशखबरी दे देती हूँ, ये चैप्टर को आपको सिर्फ 2 ही बार अप्लाई करना है, एक यूनिट टेस्ट में, सेकेंड सेमेस्टर में, दैट्स इट। उसके बाद ये चैप्टर का सिर्फ एप्लीकेशन कहीं कहीं छोटे छोटे जगह यूज होगा, बट डायरेक्टली ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर तो तुम्हें नहीं आएंगे। तो इसलिए मैंने पूरे चैप्टर को पहले एनालाइज किया, फिर मैंने आप सभी के पुराने ईयर के पेपर्स निकाले, तब मैंने यहाँ का निचोड़ निकाला है और वही निचोड़ आपके सामने इस वीडियो में प्रस्तुत होगा। मैं ट्राई करूंगी कि ये वीडियो हार्डली 60 से 90 मिनट के बीच में हो, सो दैट वंस यू आर डन विद दिस वन शॉट आपको कोई और चीज सीखने की जरूरत ही ना पड़े। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेस लेक्चर, दैट इज सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिसर्च से बनी हुई है। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बेटा सबसे पहले तो अपन ये देखेंगे कि भैया जी सेल होता क्या है। सब लोग कहते हैं सेल 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 सेल, अरे भैया बट सेल होता क्या है? तो बेटा जी अगर हम सेल को थोड़ा सा गौर से फरमाए तो सेल जो है ये फंडामेंटल मतलब सबसे बेसिक यूनिट है। बेसिक यूनिट का मतलब क्या हुआ? तो चाहे एक छोटा सा ई कोलाई जैसा बैक्टीरिया ही क्यों ना हो, चाहे एलिफेंट जैसा बड़ा सा जायंट ऑर्गेनिज्म ही क्यों ना हो, बट सबके अंदर बेटा जी प्रेजेंट तो होता है सेल ही। क्योंकि अगर आज सेल ना होते तो तुम और मैं ना होते, अगर सेल ना होते तो वो भी ना होते, हम भी ना होते, कोई ना होते। इसलिए बेटा सेल जो है उसको फंडामेंटल यूनिट कहा गया है, यानी कि ये कितना बड़ा सेल है या कितना छोटा सेल है, कितना ही बड़ा ऑर्गेनिज्म है या कितना ही छोटा ऑर्गेनिज्म है, सबके अंदर अपना एग्जिस्टेंस रखता है। बेटा जी इसी को तो हम लोग कहते हैं सेल। अब सेल सब में है तो इसको इंग्लिश शब्द क्या हो जाएगा? फंडामेंटल हो जाएगा। साथ ही साथ बेटा जी सेल जो है आप लोगों का स्ट्रक्चरल यूनिट भी होता है, यानी कि आप जितना स्ट्रक्चर देख रहे हैं अपने आजू बाजू, वो सारा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? अजी आपके सेल भैया ही तो करते हैं। साथ ही साथ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने फंक्शंस है भिड़ू लोग, वो सारे फंक्शंस के पीछे सेल भाई का ही हाथ है। आप बोलेंगे कैसे मैडम, वो तो हमारा कोई तो ऑर्गन कर रहा है। अरे बेटा जी अगर हमारा सेल का कल को जाके ग्रुप बन गया, सहेलियां बना ली उसने, तो वो टिश्यू बना देगा। अब कल को जाके टिश्यू लोग बोले कि आया अपन भी ग्रुप बनाएंगे, अपन भी तो बैड ही है, तो वो अपने आप ऑर्गन में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर ऑर्गन लोग बोले चलो आओ बहन चुगली करे, साथ में चुगली करेंगे, तो वो अपने आप ऑर्गन सिस्टम बनाएगा। और जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम साथ में जुड़ते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों वो बना देंगे ऑर्गेनिज्म। क्या बना देंगे मेरे प्यारे बच्चों? ऑर्गेनिज्म, यानी कि तुम और मैं। इसलिए आपकी दीदी आपको कहते आ रही है कि सेल जो है आपके शरीर का सबसे बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है। चाहे कितना ही छोटा ऑर्गेनिज्म हो, चाहे कितना ही विशालकाय ऑर्गेनिज्म हो, सबके अंदर एक चीज कॉमन है, दैट इज प्रेजेंस ऑफ सेल। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि भैया जी ये सेल को डिस्कवर कैसा किया गया। आपको मैं एक चीज बताती हूँ, डिस्कवरी का मतलब क्या होता है, काफी बच्चों को यही नहीं पता होगा। डिस्कवरी का मतलब होता है जो चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है उसको फिर से ढूंढ निकालना, दैट इज डिस्कवरी ऑफ सेल। जैसे ग्रेविटेशन पहले से ही था, बट उसके बारे में तुम कोई चीज लिख रहे हो, ढूंढ रहे हो, दैट इज डिस्कवरी। बट कार मैंने पहली बार बनाया तो दैट इज इन्वेंशन। ठीक है, तो आप देखेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल किसने किया। तो बेटा यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है, जितने ये साइंटिस्ट लोग है ना, ये लोग ना एक दूसरे से बहुत चलते हैं। एक आदमी कोई रिसर्च करते, दूसरा आदमी बोलता है अच्छा प्रूफ तो करो जरा, और अगर प्रूफ नहीं कर पाए ना तो इनके सरे आम पूरे मोहल्ले में एकदम बेइज्जती भी कर देते हैं। बड़े बेकार लोग हैं। मेंडल जी तो ये सबसे ज्यादा सहे हैं, बट चलो
बात करते हैं रॉबर्ट हुक के बारे में। ये बाबा जी का ठुल्लू नहीं है, ये रॉबर्ट हुक का सिग्नल है। अब रॉबर्ट हुक जो है 1665 में उन्होंने सेल को डिस्कवर कर दिया था। कब किया था पता है? वो गए ऐसे टहलते टहलते, ऐसे गए टहलते टहलते, उन्होंने देखा ओक का पेड़, उनने ओक के पेड़ के ऊपर से छाल निकाला, छाल को ऐसे ऐसे देख रहे, फिर वही छाल को अपने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। जब उनने अपने माइक्रोस्कोप के अंदर उस छाल को देखा तो उनको हनी कोम की तरह स्ट्रक्चर दिखा। कैसा स्ट्रक्चर दिखा बेटा जी? उनको दिखा हनी कोम की तरह स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये जो हनी कोम की तरह स्ट्रक्चर है ना, उनने उसका नाम डाल दिया सेल। अब बेटा जी वो हमारे जितने स्मार्ट थे, तुम लोग जैसे स्मार्ट थे क्या बोलो? उनको पता ही नहीं था ये डेड सेल है कि लिविंग सेल है, ये सब उनको पता ही नहीं था। तो उन्होंने बोल दिया कि भाई ये सेल है। और सेल का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे रूम्स है ना, छोटे छोटे रूम्स की तरह दिखते हैं, जैसे कि अपन उधर जाके ऐसे घर गृहस्थी बसाने वाले हैं वैसे ही रूम दिखता है। अब दूसरे साइंटिस्ट लोग आ गए, उन्होंने देखा रॉबर्ट हुक भाई का तो बहुत नाम हो गया, राधा मैम ने अपने खूबसूरत मुंह से ये नाम निकाला, झूठ बोल रही हूँ, खुद को खूबसूरत बोल के खुद को ही मैनिफेस्ट कर देती हूँ, मजा ही आ जाता है। तो एमजे श्लेडन बोला ओहो राधा मैम को तो अब मेरा भी नाम लेना पड़ेगा क्योंकि उनके पास इतने सुंदर सुंदर बच्चे लोग हैं, तो वो सुंदर बच्चे लोग भी इनका नाम याद करे और थोड़ी थोड़ी गाली भी दे दे क्योंकि क्यों मुझे तुम्हारा नाम याद करना है। तो उसके लिए एमजे श्लेडन आ गए। अब ये एमजे श्लेडन याद कैसे करेंगे? क्या पागल बुर्बक नाम रखा है भाई, मतलब नॉर्मल नाम रखते हैं, राधा, आधा, अनुराधा, पूजा, गुप्ता, कुछ भी नाम रख देते भाई, क्या ही नाम रखा है। श्लेडन क्या होता है? डोंट वरी, मैं सिखाती हूँ कैसे इसको बोलेंगे। तो अपन इसको कैसे बोलेंगे पता है? श्क्लेडन, श्क्लेडन, क्या बोलेंगे हम लोग इसको? श्क्लेडन। तो एमजे श्क्लेडन ने 1838 में उन्होंने क्या कहा पता है? उन्होंने कहा कि भाई संसार में जितने पेड़ पौधे हैं ना, वो सारे के सारे पेड़ पौधे सेल से बने हुए हैं। पुष्पा आई हेट टीयर्स। अब वो प्लांट्स के बारे में क्यों बात कर रहे मैडम? मैं बोलती हूँ ना, वो प्लांट्स के बारे में इसलिए बात कर रहे क्योंकि वो जर्मनी के एक बॉटनिस्ट थे। अरे मैम ये बॉटनिस्ट का मतलब क्या होता है? वो तो अपने को पता ही नहीं है। तो बॉटनिस्ट का मतलब होता है अ पर्सन हु स्टडीज अबाउट प्लांट। जो बंदा प्लांट की स्टडी करता है हम उसको बॉटनिस्ट कहते हैं। अब एक और चटपटी बात हो जाए, ये जो थियोडोर श्वान है ना, ये जो थियोडोर श्वान है, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने 1839 एक ही साल बाद इनको पता चला कि एमजे श्क्लेडन नाम का एक छोकरा है, से उसका नाम राधा मैम अपने बच्चे लोग को बता रही है। तो एक काम करता हूँ, जो इसने बोला ना वही बोल दूंगा, बस प्लांट्स की जगह एनिमल्स का नाम डाल दूंगा, मजा ही आ जाएगा। देखते हैं कौन हमें कुछ कह सकता है। अरे कुछ नहीं कह सकते, तुम हमारा नाम लोगे, मजा ही आ जाएगा, फेमस हो जाऊंगा मैं। तो तब आए थियोडोर श्वान 1839 में, 21 साल के बाद। ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट है बेटा। जूलॉजिस्ट का मतलब होता है जो बेटा जी एनिमलवा की स्टडी करता है। और इन्होंने भी क्या कह दिया कि भाई एनिमल्स भी सेल से बने हुए हैं। मतलब कोई अलग बात नहीं कर रहा है, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, ऐसा ही कर रहा है। तुम लोग ने स्कूल में ऑब्जर्व किया होगा, एक बच्चा आंसर देता है मैम कैन आई आंसर अबाउट दिस क्वेश्चन, फिर दूसरा बंदा ना उसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के आंसर कर देता है, बोला हाँ मैम आई हैव सम अनदर आंसर। वैसे ये लोग, उसने प्लांट बोल दिया तो इसने बोला प्लांट बोला है, क्या बोलूं, एनिमल बोल देता हूँ, ये उन्होंने एनिमल बोल दिया। तो ये तीन चीज हुई थी और उसके बाद सेल डिस्कवर हो गया। अब छोटा सा सेल का डायग्राम देख लेते हैं बेटा मैंने आपको ऑलरेडी एक वन शॉट डाला हुआ है जो कि मेरे हैंड रिटन नोट से है। वो वन शॉट अगर आप लोगों को एक और बार रिवाइज करना तो यू कैन गो विद दिस वीडियो एज वेल। तो आपकी मर्जी, आपको जहां से पढ़ना पढ़ लो, मैं ही तो हूँ, वहां भी मैं हूँ, यहाँ भी मैं हूँ, हर जगह मैं हूँ, है ना। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले अगर मैं सेलवा की बात करूं तो ये जो अपना सेलवा है ना, इसमें जो बाहर की, अरे बाप रे, इसमें जो बाहर की एक वॉल होती है ना, इसको बेटा सेल वॉल कहता है। अब बेटा जी ये जो सेल वॉल है ये सिर्फ प्लांट लोगों के पास होता है। एनिमल लोग बोलते हैं वी आर नॉनशलेंट, वी डोंट वांट दिस, क्योंकि हमको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की कोई नीड ही नहीं है, ठीक है, तो ज्यादा बन मत मेरे सामने, ओके, ऐसे बोल देता है, ठीक है। अब सेल मेम्ब्रेन जस्ट सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होता है यहाँ पे। अब सेल मेम्ब्रेन बेटा प्लांट में भी होता है और एनिमल में भी होता है, सबके अंदर होता है।
फिर और अंदर चले जाओ तो साइटोप्लाज्म में आपको माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा। बेटा जी हमको बायो में कुछ आए ना आए, हमें राधा मैम का नाम याद रहे न रहे, हमको एक चीज बराबर याद रहती है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल रे। तो यस बेटा ये माइटोकॉन्ड्रिया तो हर सेल में होगा ही, क्योंकि अगर मेरे को सेल को लाइफ प्रोसेसेस करवाना है तो आई नीड एनर्जी रे। ठीक है, अब इसके बाद में आप लोग ये देख रहे होंगे एक बड़ा विशालकाय सर्कल, इसको हम लोग बेटा न्यूक्लियस कहेंगे। न्यूक्लियस को हम कंट्रोल सेंटर कहते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जितने फंक्शनवा होते हैं वो सारे के सारे फंक्शन कौन करता है, आपका न्यूक्लियस करता है। और उसी न्यूक्लियस के अंदर में एक और छोटी सी चीज प्रेजेंट होती है जिसको बेटा जी हम लोग न्यूक्लियोलस कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, न्यूक्लियोलस। बेटा जी इसके अंदर में सारा का सारा जेनेटिक मटेरियल छुप के बैठा होता है। कौन बैठा होगा, डीएनए बैठा होगा। डीएनए से आरएनए भी कहाँ बनता है, इधर ही बनता है। तो बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट आत्मा की तरह है, जैसे जितने इंपॉर्टेंट तुम लोग मेरे लिए हो उतने इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये न्यूक्लियोलस है बेटा। नहीं तो जेनेटिक कैरेक्टर्स कैसा ट्रांसमिट होगा, तब तो दिक्कत और परेशानी हो जाएगी, है ना। अब साथ ही साथ में ये न्यूक्लियस के ऊपर भी एक कपड़ा होता है। न्यूक्लियस भी बोलता है भाई हम तो इतने बैडी है, हमको भी एक अच्छा खासा लुई विटॉन का बैग वैग और एक अच्छा खासा गुची का कपड़ा वपड़ा दे दो। तो वो जो कपड़ा है ना उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन यानी कि एक लेयर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि न्यूक्लियस का लेयर। ओके, और अब बेटा जी ये है आप लोगों का क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का क्या काम होता है आपको पता है, क्लोरोप्लास्ट का एक बेसिक सा काम होता है, अगर भैया क्लोरोप्लास्ट नहीं होंगे ना तो जो हमारे माई बाप है, हमारे जो प्लांट लोग हैं वो हमारे लिए खाना ही नहीं बना पाएंगे, खाना बना ही नहीं पाएंगे। फिर तो हम लोग उनको पक्का और काटेंगे, क्योंकि हम इतना ज्यादा वो हमको हेल्प करते तो हम काट के अपना मंजिल इमारत बना लेते। यहाँ तो अब वो यूजलेस हो चुके, तब तो पक्का ही कुछ ना कुछ कांड कर लेंगे, है ना। अब यहाँ पे बेटा आपका माइलोप्लास्ट भी प्रेजेंट है, यहाँ पे कुछ राइबोसोम्स भी प्रेजेंट है। अब आप बोलेंगे मैडम जी राइबोसोम्स क्या होता है। राइबोसोम्स जो है ये प्रोटीन का फैक्ट्री है, जहां पे प्रोटीन का प्रोडक्शन भर भर के होता है। तो राइबोसोम्स जो है अगर आपको प्रोटीन बनाना है तो बड़ी भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत जरूरी है, वो रहना चाहिए। अब बेटा राइबोसोम्स ने प्रोटीन बना दिया, अब प्रोटीन को प्रॉपरली पैकेजिंग करना, प्रोटीन के अंदर में चेंजेस करना, प्रोटीन को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करना, ये सारा काम धंधा आपका गोल्जी बॉडी करेगा। आप इसको गोल्जी अपैरेटस भी कह सकते हैं। अब बेटा जी न्यूक्लियस जो है उसके ऊपर में हम लोगों को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगा रे। इसके अंदर जिसके ऊपर ये डॉट डॉट है उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे, और जिसके ऊपर डॉट नहीं है उसको हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। अब बेटा जिसके ऊपर डॉट डॉट नहीं प्रेजेंट है यानी कि उसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं है। राइबोसोम्स नहीं है मतलब फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन प्रोडक्शन नहीं है। जहां प्रोटीन प्रोडक्शन का फैक्ट्री नहीं वहां प्रोटीन तो अपना मुंह दिखाने भी नहीं आएगा। हमारे जैसा थोड़ी ना बेशर्म है कि उसने हमको रिप्लाई नहीं किया फिर भी हम सामने से मैसेज करके पूछेंगे गुस्सा हो क्या, है ना। हम थोड़ी ना ऐसा कर, मतलब वो लोग तो ऐसे नहीं है। अब जिसके ऊपर राइबोसोम्स होता है यानी कि प्रोटीन प्रोडक्शन का फैक्ट्री है, यानी कि यहाँ पे तो प्रोटीन प्रोड्यूस होने वाला है मेरे भाई। ठीक है, अब ये रहा आप लोगों का सेंट्रोसोम, एंड ये जो बड़ा सा ब्लू कलर का चीज दिख रहा है इसको हम लोग वैक्यूल कहेंगे। यहाँ पे सारी चीजें स्टोर वोर होने का काम करती है मेरे प्यारे भाई। आप ये वैक्यूल प्लांट में बहुत ज्यादा बड़ा होता है, क्योंकि प्लांट का तो काम ही है खाना बनाना, खाना स्टोर करना, खाना बांट देना। बट एनिमल लोगों में वैक्यूल एकदम साइड में प्रेजेंट होता है, मतलब इतना ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं होता। एनिमल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, क्योंकि खाना थोड़ी ना बना रहे हम, तो एहसान फरामोश है। और एनिमल में बेटा सेल वॉल भी नहीं होता, क्योंकि हमें शोला का डोला ऑलरेडी है, तो वी डोंट नीड सेल वॉल। आई मीन वी आर सो बैडी, है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बेटा हम लोग बात करने वाले हैं मॉडर्न सेल थियरी का। बेटा ये जो क्वेश्चन है ना ये इतने बार आप लोगों के एग्जाम में पूछ रखा है, मुझे तो लगता है इस चैप्टर में से सिर्फ इसी को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। मतलब जितना इंपॉर्टेंस उसने तुमको नहीं दिया ना, एग्जामिनर ने उतना इंपॉर्टेंस इस थियरी को दे दिया है रे। चलो उतना इंपॉर्टेंस में अपना पानी पीने को भी दे देते हो, थोड़ा पानी वानी पी लिया जाए, नहीं तो आपकी मैम का शक्ल जो है ना वो राइबोसोम जैसा हो जाएगा। क्योंकि मतलब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर मेरा मुंह है तो उसके ऊपर बहुत सारे पिंपल रूपी राइबोसोम्स आ जाएंगे, तो अपने आप में प्रोटीन प्रोडक्शन करने लग जाओगे। आई मीन बायोलॉजी रिज यू नो। ओके क्या ही लग गया, ठीक है।
चलो अब हम लोग बात करने वाले हैं मॉडर्न सेल थियरी के बारे में। तो 3 कोर प्रिंसिपल्स है। कोर प्रिंसिपल्स मतलब इसके ही ऊपर सारा का सारा मॉडर्न सेल थियरी बन रखा है। सबसे पहली चीज, संसार के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म किस चीज से बने हैं? कंपोस्ट का मतलब होता है मेड अप ऑफ, किस चीज से बने हैं? तो एक या फिर एक से ज्यादा सेल से बने हुए हैं। मैंने आपको कहा था बेटा जी, चाहे एकदम छोटा चींटी हो या बड़ा सा हाथी हो, सबके अंदर प्रेजेंट तो सेलिज होता है। इसलिए मैंने यहाँ पर इधर क्या लिखा है कि सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म किस चीज से बने हुए हैं? तो एक या एक से ज्यादा सेल से बन रखे हैं। अब सेल जो है बेटा वो आपका फंडामेंटल यूनिट है, यानी कि सबसे बेसिक यूनिट है। स्ट्रक्चरल यानी कि स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करता है, और फंक्शनल यानी कि बेटा जी फंक्शन भी प्रोवाइड करता है। तो बेटा जी ये काफी ज्यादा बैड ही है, क्योंकि ये जो सेल है ये आप लोगों का पूरा स्केलेटन जैसा बेस बनाने का काम करता है। अब मान लो तुमको एक लंबी सी इमारत खड़ी करनी है, तो उसके पहले तुमको उसका बेस बनाना पड़ता है, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। सॉरी, ठीक है। तो वैसे ही सेल जो है वो बेस ही होता है यार, क्योंकि तुमको उसका फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बनाना पड़ेगा, तब जाके तुम लाइफ को ओरिजिनेट कर पाओगे। अब एक और चीज आपको बता दूं, ये जो साइंटिस्ट लोग थे, इन लोगों ने ना एक चीज कहा था, ओमनिस सेलुला इस सेलुला अलख निरंजन, यानी कि एक सेल जो है वो अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आया हुआ है। यानी कि अगर हमारे माता पिता नहीं होते तो हम लोग इस संसार में नहीं होते। तो अगर सेल का पुराना वर्जन नहीं होता, पेरेंट सेल नहीं होता, तो बेटा डॉटर सेल कहाँ से ही आ जाते? ऊपर से तो टपक के नहीं आते। इसलिए कहा गया है ओमनिस सेलुला इस सेलुला, यानी कि सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल में से निकल के आता है मेरे भाई। समझा क्या? अरे चमका क्या? चमका क्या? तो 3 चीज रिपीट करेंगे। सारे ऑर्गेनिज्म किससे बने हुए हैं? एक या एक से ज्यादा सेल से। अब सेल जो है वो क्या है? हमारा फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है भैया लाइफ का। और सेल आया कहां से है? तो मैडम ओमिनिस सेलुला इस सेलुला, यानी कि सेल जो है वो निकल के आया है प्री एग्जिस्टिंग सेल से, यानी कि अपने माता पिता के सेल्स में से ही निकल के आया है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, सेल के कुछ वेरिएशन देखेंगे, मतलब अलग अलग टाइप के सेल्स देखेंगे। ये डायग्राम देख लो भैया, मजा ही आ जाएगा तुम लोगों को। अब आप यहाँ पे देख सकते हो एटम्स का साइज। एटम्स का साइज कितना होता है? तो 1 से लेके 5 एंगस्ट्रॉम, मतलब बहुत छोटा, क्योंकि एटम इज इनडिविजिबल, तुम उसको डिवाइड नहीं कर सकते। उससे थोड़ा सा बड़ा जो है आप लोगों का डीएनए होता है, जो कि 1 नैनोमीटर के आसपास होगा। ठीक है, फिर आप लोगों का बैक्टीरियोफाज और वायरसेस आ गया, जो कि 10 नैनोमीटर के आसपास होगा। फिर माइटोकॉन्ड्रिया, बैक्टीरिया, ये 100 से लेके 1 माइक्रोमीटर तक रहेंगे। फिर आप लोग का ह्यूमन सेल या फिर आप लोगों के रेड ब्लड सेल जो है वो 10 माइक्रोमीटर से लेके 100 माइक्रोमीटर तक रहता है। ठीक है, अब ये सेल साइज क्यों पढ़ना जरूरी है बेटा? क्योंकि अगर आप लोगों को ऑड मैन आउट टाइप का क्वेश्चन आया, मतलब एग्जामिनर बहुत खड़ूस है, उसने सोचा कि आज तो मैं इन बच्चों की फील्डिंग ही सेट कर दूंगा, तो उसके लिए आपको ना सेल साइज का वेरिएशन पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो सेल का जो साइज है ये वेरी करता है और ये डिफरेंट होता है उनके फंक्शन के हिसाब से। मतलब जिसका जैसा काम उसका वैसा रूप। मतलब मान लो एक का काम ही है कि ऑक्सीजन को शरीर में इधर से उधर सप्लाई करना, तो उसके पास न्यूक्लियस नहीं होगा, क्योंकि वो चाहता है कि मेरे अंदर ऑक्सीजन आके बैठे। जैसे कि आपका आरबीसी का सेल, वो क्या करता है? ऑक्सीजन को बैठा लेता है, तो इसलिए उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता कि ज्यादा खाली जगह मिल जाए। तो सेल का साइज जो है ये वेरी करता है और ये डिफर करता है मतलब ये डिफरेंट होता है। ये डिफरेंट होता है उनके फंक्शन के हिसाब से, उनके काम के हिसाब से। सबसे स्मॉलेस्ट सेल बेटा माइकोप्लाज्मा का है, जिसको हमने ऐसे भी याद किया था कि माइकोट इज मिसिंग। हमने कुछ इस प्रकार भी इसको याद कर रखा था कि भैया जी हमारा तो कोटवा ही मिसिंग है। हमने कैसे याद रखा था इसको? भैया जी हमारा तो कोटवा ही मिसिंग है ना? तो बेटा इसके पास
समझ रहे हो? सेल मेम्ब्रेन वगैरह कुछ नहीं है, एकदम से फुद्दू सा सेल है। इसका साइज 0.3 माइक्रोमीटर है। और बैक्टीरियल सेल का साइज, मतलब एक बैक्टीरिया के सेल का साइज होता है वो 1 से 5 माइक्रोमीटर होता है। अब अगर मैं बात करूं टिपिकल प्लांट या एनिमल सेल का, तो उसका साइज आएगा 10 से 100 माइक्रोमीटर। बेटा आपको ये याद ही करना पड़ेगा, इसके अंदर कोई ट्रिक नहीं होगा, इसमें याद करना जरूरी हो जाता है। ठीक है, अब सबसे बड़ा और आइसोलेटेड सेल कौन सा होगा? मैंने लार्जेस्ट बोला, ठीक है। लार्जेस्ट सेल कौन सा हो सकता है? तो वो होगा ऑस्ट्रिच के एग का सेल। आप लोगों ने कभी भी अगर स्केल में 15 से 20 सेंटीमीटर देखा होगा ना, 15 से 20 सेंटीमीटर इतना बड़ा एग होता है बेटा जी। और लॉन्गेस्ट सेल मतलब सबसे लंबा सेल कौन सा होगा? लार्जेस्ट मतलब बड़ा, लार्जेस्ट मतलब बड़ा, और लॉन्गेस्ट मतलब लंबा, मतलब मेरे जितना, आई मीन मैं कितनी लंबी हूं ना उतना लंबा। तो उतना लंबा कौन सा होगा? तो नर्व सेल। बेटा जी आप सोचेंगे नर्व सेल लंबा क्यों है? तो भाई यहाँ की चुगली वहां तक करनी है ना, या मेरे हाथ को जल गया तो मेरे को दिमाग तक डालना है ना। यहाँ पे उसने तुमको पहली बार कुछ कहा, जैसे कि उसने तुमको कह दिया बड़े अच्छे लगते हैं ये नदियां, ये कुछ 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 और ये कुछ कुछ कुछ। तो ये चीज तुम्हारे कानों ने सुनी, तुम्हारी आंखों ने देखी, तो ये चीज फटाफट ब्रेन के पास कौन लेके जाता है? नर्व सेल लेके जाता है। बेटा जी लंबा क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसका साइज 1 मीटर से भी बड़ा होता है मेरे भाई। अब आपको मैं बताती हूँ कि भाई साइज मैटर क्यों करता है। तो देखो साइज इसलिए मैटर करता है क्योंकि एफिशिएंसी, मतलब एक सेल कितना अच्छा काम कर पाए, ये उसके सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। अब अगर मेरे को इंफॉर्मेशन यहां से वहां तक क्विक पहुंचानी है तो बेटा जी मेरे को तो नर्व सेल रखना ही पड़ेगा। तो यस डेफिनेटली साइज मैटर करता है। हमें जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने ज्यादा फंक्शंस हैं, हम सिर्फ उसका उतना ही एप्लीकेशन करेंगे। स्मॉलर सेल्स हैव अ हायर सरफेस एरिया। जो छोटे सेल्स होते हैं उनका सरफेस एरिया ज्यादा बड़ा होता है। सरफेस एरिया का मतलब क्या हो गया? ये कितना सरफेस, कितना जगह वो लोग ले रहे हैं वो ज्यादा बड़ा होता है। वॉल्यूम रेशियो मतलब अब देखो सरफेस एरिया बेसिकली क्या होता है? तो इट इज वॉल्यूम का रेशियो कि कितना अमाउंट वहां पे एडजस्ट तुम कर पाओगे। तो जितना छोटा सेल उतना बड़ा इसका सरफेस एरिया होता है। ओके, अब मैं आप लोगों को सेल के शेप में भी कुछ वेरिएशंस दिखाना चाहूंगी। तो लेट अस टॉक अबाउट डाइवर्सिटी इन शेप। अब कैसे इनका शेप अलग है, उस वजह से इनका फंक्शन अलग हो जाता है। तो देखो अगर स्पेरिकल शेप है, मतलब अगर सर्कल जैसा शेप है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो अगर स्पेरिकल शेप है तो उसका एग्जांपल आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल हो जाएगा। अब बेटा इसका सर्कल शेप क्यों है? सो दैट ये आराम से गोल गोल घूम के ब्लड वेसल्स में घूम जाए। अब आपने देखा है कभी बॉल को ट्रायंगल शेप का? नहीं, क्योंकि एक जगह पे अटक जाएगा। क्यों सर्कल शेप में होता है? सो दैट ये बराबर स्पिन होते होते अपना काम कर ले। इसके वजह से उसका शेप जो होता है बेटा जी स्पेरिकल होता है। दूसरा हो गया इलोंगेटेड। इलोंगेटेड का मतलब होता है लंबा, खिंचा हुआ। तो मसल सेल उसका एग्जाम्पल हो गया। अब देखो क्यों लंबा होता है ये? क्योंकि आपका जो मसल सेल है इसको कॉन्ट्रैक्ट करना है, इसको मूव करना है, इस वजह से। अब अगर मैं ब्रांच्ड सेल की बात करूं तो इसका बेस्ट एग्जांपल बेटा जी आपका नर्व सेल हो जाएगा। अगर मैं ब्रांच सेल की बात करूं तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या हो जाएगा बेटा जी? नर्व सेल हो जाएगा। अब इसका क्या पर्पस है, ये क्यों बनाया है हमने? तो बेटा ये बहुत आराम से सिग्नल ट्रांसमिशन करता है। मतलब अगर यहाँ पे कुछ हुआ तो फटाक से ऊपर जाके बता देगा। तो ये ब्रांच तो जब रहता है ना, जब इसके ब्रांचेस बने रहते हैं तो ये ट्रांसमिट बहुत जल्दी जल्दी कर पाता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं पॉलीगोनल सेल के बारे में, तो लिवर के सेल और पेरेन्काइमा जो सेल है वो पॉलीगॉन के शेप के होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि क्लोज पैकिंग कर पाते हैं, हम बहुत पास पास उनको पैक कर पाए, इसके वजह से। आपको अगर मैं इलोंगेटेड सेल का एक एग्जांपल दिखाऊं तो ये देखो कैसे खिंचे हुए सेल्स है, इसको इलोंगेटेड सेल कहते हैं। अब अगर मैं पॉलीगोनल सेल बताऊं तो ये देखो कितना क्लोज पैकिंग है, दिख रहा है आप लोगों को कितना क्लोजली ये लोग अटैच्ड है। और एक होता है बेटा इररेगुलर यानी कि अमीबॉइड टाइप का। तो बेटा इसके अंदर अमीबा और डब्ल्यूबीसी इज द बेस्ट एग्जांपल। क्यों इनका शेप ऐसा अमीबॉइड होता है? अमीबॉइड मतलब अमीबा के जैसा यानी कि नो डेफिनाइट शेप। तो सो दैट ये लोग क्या कर सके, ये लोग अपना शेप इजीली चेंज कर सके और साथ ही साथ फैगोसाइटोसिस भी कर पाए। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि मैडम जी फैगोसाइटोसिस क्या होता है? फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है, मान लो यहाँ पे कोई फॉरेन सेल आ गया, मतलब ऐसा सेल जो मेरे बॉडी का नहीं है और वो हार्मफुल है, तो ये सेल लोग क्या करेंगे, इनका जो ऐसा शेप है ना बिना कोई स्ट्रक्चर वाला, ये इसको अपने अंदर एंगल्फ कर लेंगे और
खत्म कर डालेंगे। तो इसलिए इनका शेप अमीबॉइड होता है, सो दैट दे कैन डू द फैगोसाइटोसिस। ओके, अब आगे बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में। बेटा जी बड़ा इंपॉर्टेंट है ये चीज, बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। बेटा जी प्रो का मतलब ही होता है प्रीमेच्योर। प्रो का मतलब ही क्या होता है, दिख ही नहीं रहा होगा तुम लोगों को, अलग कलर से दिखाती हूँ। प्रो का मतलब ही होता है, प्रो का मतलब ही होता है प्रीमेच्योर। क्या कहा मैंने बेटा जी, प्रीमेच्योर। और कैरियोटिक का मतलब ही, कैरियॉन्स का बेसिकली मतलब ही होता है न्यूक्लियस। यानी कि इसमें ये सेल का जो न्यूक्लियस है, प्रोकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस है वो बिल्कुल भी मैच्योर नहीं हुआ है। मैच्योर नहीं हुआ मतलब उसके पास ना ऑर्गेनल्स ढंग के हैं, ना वो कोई काम ढंग का कर पाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल का, तो यू का मतलब होता है ट्रू, यानी कि इवॉल्व्ड न्यूक्लियस है। इसका न्यूक्लियस कैसा है, बढ़िया न्यूक्लियस है, डेवलप्ड न्यूक्लियस है। तो प्रोकैरियोटिक का फर्स्ट पॉइंट अगर मैं न्यूक्लियस के कॉन्टेक्स्ट में लूं, तो बेटा बिल्कुल भी इनका न्यूक्लियस डेवलप नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ क्या लिखा है, नॉट वेल डेवलप न्यूक्लियस। अब जिसका न्यूक्लियस ही डेवलप नहीं है, जिसका राजा ही फक्कर हो चुका है, तो राजा जो है वो यहाँ पे गुची का कपड़ा पहन के कैसे बैठेगा, नहीं बैठ पाएगा। बट उसी जगह अगर मैं यूकैरियोटिक सेल की बात करूं, तो इसका जो राजा है ये पूरा डेवलप है। तो बेटा इसके पास तो गुची का भी कपड़ा होगा, इसके पास तो अरमानी का भी कपड़ा होगा। इसने तो, अरे अरमानी का स्पेलिंग रॉन्ग लिख रही हूँ और सपने देखती हूँ अरमानी के, बताओ यार, अरमानी का भी कपड़ा होगा। सो सॉरी, है ना, ठीक है ठीक है ठीक है। अब अगर मैं सेल के ऑर्गेनल्स की बात करूं, तो जैसे बेटा ये हमारा हाथ और पैर, ये हमारे शरीर के ऑर्गन्स है, वैसे न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ये सारे ऑर्गेनल्स हो गए आपके सेल के अंदर के, मतलब सेल के छोटे छोटे ऑर्गन्स। ठीक है, तो इफ आई टॉक अबाउट सेल के ऑर्गेनल्स, मतलब सेल के ऑर्गन्स की अगर मैं बात करूं, तो बेटा जिसका राजा ही फुद्दू है, उसकी प्रजा तो एकदम अंधेर नगरी चौपट राजा वाला ही काम होगा ना। तो बेटा इसके पास जो ऑर्गेनल्स है वो डेवलप ही नहीं हो पाए हैं ढंग से, साथ में इनके पास मेम्ब्रेन नहीं होता। बताओ यार, जहां पे लोगों को बुद्धि ही नहीं है प्रॉपरली, है ना, टके सर खाजा चल रहा है जहाँ पे, वहां पे वो लोग अच्छा कपड़ा पहन के बैठेंगे, ना जी ना। जब तक पेट नहीं भरता ना, इंसान कपड़ा अच्छा नहीं ले पाता। अब यूकैरियोटिक का बात करो, तो भाई हम लोगों के जो राजा साहब है गुची अरमानी पहन रहे हैं, तो हम लोग कम से कम जारा का कपड़ा तो पहनेंगे, हम लोग कम से कम बर्कशा का कपड़ा तो पहनेंगे। तो ये वेल डेवलप्ड इनके पास ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है, और इनके ऑर्गन के ऊपर में मेम्ब्रेन्स भी प्रेजेंट होते हैं, यानी कि बढ़िया कपड़ा पहना रहता है इन लोगों ने। अब मैं बात करने वाली हूँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। बताओ यार, जिसके राजा ही डेवलप नहीं हुए ढंग से, वो गुची अरमानी पहनेंगे, ना जी ना। इसलिए मैंने लिख दिया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो एब्सेंट है, जैसे कि उसका मैसेज एब्सेंट है ना, सॉरी भाई। अगर मैं बात करूं यूकैरियोटिक सेल के बारे में, तो बेटा जी यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल के अंदर में तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, क्योंकि उन्होंने कौन सा कपड़ा पहना है, गुची अरमानी, फिर आगे कुछ तो गाना है, वो कपड़ा पहन रखा है। साइज की बात करूं तो बेटा फुद्दू है ना ये, इनको तो कुछ काम धंधा है नहीं, ढंग से बन ही नहीं पाए हैं, इसलिए इनका साइज का बात करूं तो 1 से 10 माइक्रोमीटर का इसका साइज है। अगर मैं यूकैरियोटिक सेल के साइज की बात करूं, तो 10 से लेकर 100 माइक्रोमीटर का सेल आई दूर दूर तक पहुंचा। पहचान है, पहचान क्या बोल रही हूँ भाई, हिंदी में भूल गई हूँ। एग्जाम्पल का बात करूं तो प्रोकैरियोटिक में आर्के आ जाएगा, बैक्टीरिया आ जाएगा, यूकैरियोटिक में प्लांट, एनिमल, फंगाई, प्रोटिस्ट सब आ जाएगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन। अब अगर आप सेल देखेंगे, तो प्रोकैरियोटिक सेल देखो कैसा फुद्दू सा है, इसके पास न्यूक्लियस नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा राइबोसोम प्रेजेंट है इसके पास। फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म देखो कैसा सा है, बेचारा सा, है ना। उसके बाद में एक सेल वॉल है, फ्लैजिलम है कि भाई तू मूव भी कर ले, क्योंकि तुझसे तो ट्रांसपोर्ट नहीं होने वाला। उसी जगह अपने यूकैरियोटिक सेल को देखो, उड़ी बाबा, फुल डेवलप है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, मेम्ब्रेन भी है, न्यूक्लियस भी है, गोल्जी apparatus भी, सब कुछ है। तो मैं जाके इसी राजा के पास रहूंगी ना यार, इनके पास तो सब कुछ है, नाम शाम शहरत शोहरत जो भी कहते हैं वो सब कुछ है भाई, मैं तो इन्हीं राजा के साथ रहूंगी। मैं तो नहीं, मतलब मैं तो नहीं हूँ गोल्ड डिगर, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट यू, है ना। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं सेल के एनवेलप की। आप बोलेंगे मैडम जी इस सेल का एनवेलप क्या होता है, हम बताते हैं। अगर मैं सेल एनवेलप के बारे में बात करूं, यानी कि सेल का एक कवरिंग,
सेल को किसी कवरिंग के अंदर हमने डाल रखा है, तो सेल एनवेलप मतलब क्या होता है, इट इज द आउटर कवरिंग ऑफ मेनी सेल्स। मैंने यहाँ पे क्या शब्द यूज किया, मेनी सेल्स, मतलब नॉट ऑल सेल्स हैव सेल एनवेलप। मतलब बेटा जी सारे सेल के पास सेल एनवेलप नहीं होता है, ठीक है, ये पता होना चाहिए आपने। ओके अब कुछ कॉमन कंपोनेंट्स बता देती हूँ सेल एनवेलप के। तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों प्रेजेंट होना, बट जरूरी नहीं है कि दोनों साथ में ही प्रेजेंट हो। जैसे कि आपके, अगर मैं प्लांट्स की बात करूं, अगर मैं आपके प्लांट्स की बात करूं, तो बेटा जी इसके पास सेल वॉल भी प्रेजेंट है और सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है। बट माय क्वेश्चन इज, आप लोग मुझे जरा आंसर करके बताना, क्या एनिमल्स के पास ये दोनों चीज प्रेजेंट है? अगर नहीं है प्रेजेंट तो क्या प्रेजेंट है वो बताओ, कमेंट करके बताओगे आप लोग, मैं चेक करूंगी आप लोगों का कमेंट। बहुत कम बच्चे आंसर करते हैं, बड़ा पिट्टी पिट्टी खाओगे तुम लोग मुझसे। अब याद रखना कुछ सेल्स जो होते हैं उनके पास सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होता है, फॉर एग्जांपल एनिमल सेल, और दूसरों के पास सेल मेम्ब्रेन भी होता है, सेल वॉल भी होता है। धनी लोग है भाई ये लोग। तो इसका बेस्ट एग्जांपल आ जाएगा प्लांट का सेल, फंगाई और बैक्टीरिया, ठीक है। अब अगर मैं सेल वॉल का बात करूं कि भैया जी सेल वॉल होता क्या है, तो सेल वॉल जो होता है ये सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होता है। किससे आउटर मोस्ट? तो सेल वॉल के जस्ट अंदर बेटा जी आप लोगों का सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है। अब बेटा जी कि जिंदा तो है लेकिन लाश के समान है, तो बेटा सेल वॉल जो होता है बेटा जी नॉन लिविंग होता है, जिंदा नहीं होता और सेमी परमिएबल होता है, और इसकी जो लेयर है ये रिजिड लेयर होता है, मतलब तगड़ा लेयर होता है, ऐसी किसी को भी अंदर नहीं आने देगा। बट हाँ, सिंस उसको समझ नहीं आता कि कौन सा चीज, कौन सा पार्टिकल मेरे सेल के लिए अच्छा है या बुरा है, तो वो काइंड ऑफ सब लोग एंटर वेंटर हो जाते हैं, ठीक है। अब एक और चीज बताती हूँ कि बेटा ये एब्सेंट है एनिमल सेल के अंदर, इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं कि सेल वॉल एग्जैक्टली किधर किधर मिलता है आपको। तो देखो पहली बात आपको प्लांट्स में तो डेफिनेटली मिलने वाला है, ठीक है, प्लांट्स में तो डेफिनेटली मिलेगा। तो प्राइमरी वॉल जो है, मतलब बाहर का वॉल जो है, सेल वॉल का जो बाहर का एरिया आउटर मेम्ब्रेन, वो सेल्यूलोज से बना हुआ है, याद रखना, ये पता होना चाहिए आप लोगों को। और सेकेंडरी वॉल मतलब अंदर का वॉल जो है वो सेल्यूलोज प्लस लिग्निन नाम के एक मटेरियल से बना हुआ है। एग्जाम्पल की बात करूं तो ओक ट्री, जो आप लोगों के रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्व किया था, वो एग्जाम्पल याद रखना। फिर फंगाई के अंदर में एकदम स्ट्रॉन्ग पॉलीसेकेराइड का कवरिंग होता है जिससे सेल वॉल बना होता है, उसको हम लोग कहते हैं काइटिन की कवरिंग। अब एग्जाम्पल में क्या क्या आ जाएगा, तो मशरूम आ जाएगा, ईस्ट आ जाएगा, ओके। अब मैं अगर बैक्टीरिया का बात करूं तो बेटा जी इसके पास कंपोजिशन होता है पेप्टिडोग्लाइकन के लेयर का। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि किसके अंदर कौन सा सेल वॉल है। और बेटा इसका एग्जाम्पल इकोलाई आ जाएगा। अगर मैं अलगे का बात करूं तो इसमें इनका जो सेल वॉल है वो बना हुआ है सेल्यूलोज से, ठीक है। तो ये 5 टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जरा से देख लो। ये बैक्टीरिया है, कुछ इस प्रकार दिखता है, फंगाई इस प्रकार दिखता है, ये तुम्हारा प्रोटोजोआ है यानी कि अमीबा हो गया, ये अलगे है, अलगे में स्पाइरोगायरा हो गया, ईस्ट है तो बेटा ये सैकरोमाइसिस सेरिवेसिया हो गया, जो कि तुम्हारा बेकर्स ईस्ट भी है, जो तुम लोगों को ब्रेड वगैरह के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। और बेटा जी ये वायरस है यानी कि ये HIV का वायरस है, ठीक है। अब बेटा जी हम आगे बढ़ने वाले हैं, लेट अस टॉक अबाउट सेल वॉल के फंक्शन। जरा इसके ऊपर स्टार लगा देना क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए। तो बेटा सेल वॉल का फंक्शन क्या है, तो ये एकदम बड़ा सा मर्द बन के बैठा रहता है क्योंकि ये शेप प्रोवाइड करता है, जैसे मतलब ऐसा तगड़ा ऐसा शेप प्रोवाइड करके रखता है कि भाई ये ऐसे के ऐसे ही रहेगा, ये हिलेगा नहीं, ये फैले वैलेगा नहीं। तो वैसे ही सेल वॉल का काम क्या होता है, शेप प्रोवाइड करना, उसके साथ साथ रिजिडिटी यानी कि तगड़ा रहता है, ये सेल को लुज नहीं होने देता, तगड़ा रखता है ये। साथ ही साथ ये एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जैसे अपना स्केलेटन अगर नहीं रहा तो हमारा बॉडी ऐसा ऐसे हो जाएगा, वैसे ही अगर सेल वॉल नहीं रहा तो प्लांट सेल का जो बॉडी है वो ऐसा ऐसा हो जाएगा। तो इसलिए मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सपोर्ट प्रोवाइड करना यानी कि प्रोटेक्ट भी करना। तो यस माय डियर क्यूटीज, सेल वॉल का काम जो है वो प्रोटेक्शन भी होता है, साथ ही साथ ग्रोथ रेगुलेशन, वो मेक श्योर करता है कि आपका ग्रोथ, आपके सेल का ग्रोथ टाइम टू टाइम होता रहे, सेल डिवीजन होता रहे, क्योंकि 1 से 2 सेल बनने वाले हैं। और साथ ही साथ बाजू के सेल से इंटरैक्ट करने का काम जो है वो कौन करता है, इंटरैक्ट मतलब कौन सा मटेरियल अंदर लेना है, कौन सा मटेरियल नहीं अंदर लेना है, ये सारा इंटरैक्शन यानी कि बातचीत का काम जो है, ये जो बातचीत का काम है
ये बातचीत का काम भी कौन करता है बेटा जी? तो आप लोगों का सेल वॉल ही करता है। तो क्या क्या फंक्शंस हो गए सेल वॉल के? एक शेप प्रोवाइड करना, दूसरा तगड़ा रखना, तीसरा मैकेनिकल सपोर्ट देना यानी कि स्ट्रॉन्ग बना के रखना, प्रोटेक्ट करना, ग्रोथ को रेगुलेट करना कि भाई अब तेरा टाइम आ चुका है तो डिवाइड विवाइड कर ले, इंटरैक्ट करना नेबरिंग सेल्स के साथ और एनवायरनमेंट के साथ भी। ओके अब मैं बात करने वाली हूँ सेल मेम्ब्रेन के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये भी आपको पूछा जा सकता है सेल मेम्ब्रेन। तो बेटा याद रखना ये सेलेक्टिव बैरियर है, मतलब बेटा ये सोच समझ के डेट करता है। वो होती है ना टिपिकल लड़कियां कि लड़का तो अमीर ही होना चाहिए, लड़के की तो ऑलरेडी प्रॉपर्टी ही होनी चाहिए, एकदम स्मार्ट ही होना चाहिए, एकदम हैंडसम ही दिखना चाहिए। तो ये वैसे सिलेक्टिव बैरियर है, मतलब सोच समझ के एंट्री देता है, ऐसे किसी को भी अंदर नहीं घुसने देगा। तो बेटा ये एकदम पतला सा लेयर होता है, इलास्टिक मतलब खींच सकता है, जैसे रबर बैंड को आप खींचोगे तो कैसे खींच जाता है, स्ट्रेचेबल होता है, तो वैसे ये लेयर होता है बेटा जी। साथ में ये जिंदा है तभी तो ये सेलेक्टिव बैरियर है, सोच और समझ पाता है। ये साइटोप्लाज्म के बाहर का लेयर है, मतलब तुम समझ रहे हो, यहाँ ध्यान दो, ये साइटोप्लाज्म का लेयर है, मैं लिख देती हूं साइटोप्लाज्म। अब बेटा जी ये सेल मेम्ब्रेन का लेयर है, और इसके बाद बाहर में आपको क्या मिलेगा? सेल वॉल का लेयर। समझे बेटा जी? सेल वॉल बाहर, उसके अंदर में सेल मेम्ब्रेन और उसके अंदर में साइटोप्लाज्म। ओके आगे बढ़े बेटा जी, आगे बढ़ूंगी ही। अब एक चीज आपको मैं बता देती हूँ, आपको ये सारे सेल्स में मिलेंगे, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो जाए, चाहे यूकैरियोटिक सेल हो जाए, चाहे प्लांट सेल हो जाए, चाहे एनिमल सेल हो जाए। सेल मेम्ब्रेन किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, सबको सिखाता है कि भाई सोच समझ के डेट करो, किसी भी छचुंदर को उठा के मत लेके आ जाओ, ठीक है। अब बेटा एक और चीज, ये क्वाजी फ्लूइड होता है। क्वाजी फ्लूइड है मतलब ऐसा नहीं कि इट इज कंप्लीटली फ्लूइड, ऐसा पानी जैसा नहीं होता भैया, ऐसा पानी जैसा नहीं होता, ऐसा हल्का सा स्लाइम, पता है तुम लोगों को स्लाइम, वैसा स्लाइमी लेयर होता है बेटा जी इसका। पानी पीने दो यार। ठीक है, और साथ ही साथ सेलेक्टिवली परमिएबल है, मतलब सोच समझ के डेट करता है, ये किसी को भी अपने साथ नहीं बना लेता, ठीक है। अब बेटा इसका स्ट्रक्चर जो है, ये सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किसने किया था? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के थ्रू। यानी कि जो आप लोगों का ये स्ट्रक्चर था ना कि ऊपर में हाइड्रोफिलिक हेड है, अंदर में हाइड्रोफोबिक टेल है ना, हाइड्रोफोबिक टेल है, साथ ही साथ में बीच में आप लोगों का इंटीग्रल प्रोटीन है, और फिर साइड में पेरिफेरल प्रोटीन है, ठीक है। फिर इसके बाद में यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल एग्जिस्ट कर रहा है, और फिर ये जो स्ट्रक्चर है डबल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, ये तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है ना। तो बेटा आपको एक चीज सिंपल सी हो गई कि मैडम आपने यहाँ पे फॉस्फोलिपिड भी बनाया है और कुछ प्रोटीन्स भी डाले जो कि इंटीग्रल यानी कि अंदर घुसा हुआ और पेरिफेरी यानी कि बाहर लटका हुआ है। तो याद रखना इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पूछा जाएगा कि भैया जी जरा हमको ये बता दो, लिखो यहाँ पे क्या पूछा जाता है। पहली चीज पूछी जाती है कि सेल मेम्ब्रेन किस मॉडल से एक्सप्लेन करते हैं, तो बेटा जी ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल से एक्सप्लेन किया जाता है। दूसरी चीज पूछी जाती है क्या केमिकल कंपोजिशन है, तो बेटा लिपिड और प्रोटीन, ये केमिकल कंपोजिशन है, मतलब लिपिड से और प्रोटीन से बन रखा है। ओके अब मैं बात कर रही हूँ सेल मेम्ब्रेन के ओवरव्यू के बारे में। तो बेटा जी देखो यहाँ पे फॉस्फोलिपिड क्या करता है, बाय लेयर बनाता है, मतलब कि इट फॉर्म्स बेटा जी टू लेयर। कैसा लेयर बनाता है? टू लेयर। अब प्रोटीन जो है ये तैर रहे हैं कहाँ पे? तो लिपिड के लेयर के ऊपर, जैसे कि मान लो कि छोटे छोटे देखो बर्फ के ढेले कैसे फ्लोट करते हैं, उस तरीके से। आप यहाँ डायग्राम देख सकते हो बेटा जी, ये जो ऊपर दिख रहा है ना आप लोगों को, ये जो आप लोगों को ये ऊपर में दिख रहा है ना, इसको हम लोग हाइड्रोफिलिक हेड कहते हैं कि भैया जी तुम्हें तो पानी से बड़ा प्यार मोहब्बत है यार, है ना। हाइड्रोफिलिक हेड कहते हैं, फिलिक मतलब लव, और बेटा इसका मतलब क्या होता है? दिस इज हाइड्रोफोबिक, दिस इज हाइड्रोफोबिक टेल की तरह है कि भाई तुमको तो बड़ा डर लगता है, ठीक है। और ये जो हेड दिख रहा है ना, ये आपके फॉस्फोलिपिड से बना हुआ हेड है। ये आप लोगों का ग्लाइकोप्रोटीन्स है, ये आप लोगों का इंटीग्रल प्रोटीन है जो अंदर तक घुस चुका है, ये पेरिफेरल प्रोटीन है, ठीक है।
और साथ में ये आप लोगों का ग्लाइकोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल वगैरह सब यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। तो ये स्ट्रक्चर से बना हुआ आपका स्ट्रक्चर होता है सेल मेम्ब्रेन का। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि मैडम ये कोलेस्ट्रॉल काहे है? तो बेटा कोलेस्ट्रॉल बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा तो स्ट्रक्चरल सपोर्ट नहीं मिल पाएगा, मतलब तुम्हारा जो स्ट्रक्चर है वो तगड़े तरीके से खड़ा नहीं हो पाएगा। ये एक दिक्कत की बात हो जाएगी। अब मैं बात करूंगी सेल मेम्ब्रेन के बारे में, जो कि एक तरीके से ट्रांसपोर्ट का काम भी करता है। तो याद रखो दो प्रकार के ट्रांसपोर्ट यहाँ पे होंगे। एक होता है आप लोगों का पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव का मतलब क्या होता है? बिना कोई इन्वेस्टमेंट के काम होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। जैसे जब तुम लोग जॉब करने जाओगे ना, तो तुम्हारा पीएफ तुमसे बिना पूछे काट लिया जाएगा, तुम्हारा इसके अंदर कोई कंसेंट भी नहीं लिया जाएगा, डायरेक्ट काट लेंगे वो लोग। तो पैसिव जो होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट, उसके अंदर कोई भी एटीपी की जरूरत नहीं होती है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें तुम सोच समझ के जो एसआईपी वगैरह करते हो, वो तुम लोगों का एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया। यानी कि तुम्हारी इसके अंदर एनर्जी लगने वाली, तुमको खुद से सोचना पड़ेगा कहाँ इन्वेस्ट करना है। तो बेटा पैसिव ट्रांसपोर्ट में भी ना दो तरीके की चीजें होती है। पहला चीज क्या होता है? सिंपल डिफ्यूजन। मतलब बेसिकली क्या होगा, मान लो सेल के ये बाहर का एरिया है, अब यहाँ पे ना कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो बेटा मूवमेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हायर कॉन्सेंट्रेशन से कैसा मूवमेंट होता है बेटा जी? लोअर कॉन्सेंट्रेशन में। मूवमेंट हमेशा हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में हो जाता है, तो इसको हम लोग सिंपल डिफ्यूजन कहते हैं। अब बेटा ये तो नॉर्मल सी बात है, अगर मैं ऊपर से नीचे पानी फेंक रही हूँ कितना इजी काम हो गया। बट अगर वही मैंने बोला कि ग्राउंड फ्लोर पे पानी आ रहा है, मुझे टंकी तक पानी भरना है, तो मुझे क्या करना पड़ता है? मोटर चालू करना पड़ता है, यानी एनर्जी देनी पड़ती है ना। अब मैं बात करूंगी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्यों? क्योंकि इसको हेल्प लगती है बेटा, इसको हेल्प लगती है ये डिफ्यूजन करने के लिए। किसकी हेल्प? तो चैनल प्रोटीन्स की हेल्प लगती है, या तो कैरियर प्रोटीन्स की हेल्प लगती है। अगर इसको मॉलिक्यूल्स को मूव करना है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में, मतलब यहाँ पे डायरेक्ट मूव हो रहा है, बड़े कॉन्सेंट्रेशन से छोटे कॉन्सेंट्रेशन में मूव हो रहा है, बट यहाँ पे उनको हेल्प लगेगी, पुश लगेगी। फैसिलिटेटेड का मतलब होता है हेल्प लेके डिफ्यूजन करना। तो किसकी हेल्प लेते हैं ये लोग? चैनल प्रोटीन्स की हेल्प लेते हैं। ठीक है, ये जो आप लोगों को दिख रहा है चैनल प्रोटीन्स, इसको आप लोग चैनल प्रोटीन्स कहते हो। इसके थ्रू मूवमेंट होने वाला है। इसमें एटीपी नहीं लगता क्योंकि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जा रहा है। अब बेटा जी हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करेंगे, तो बेटा यहाँ पे उल्टा काम करना, हमको लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन में पहुंचाना है। मतलब नीचे का पानी टंकी तक भरना है, एटीपी लगेगा, एनर्जी लगेगा। तो यहाँ पे हमको पंप लगता है। पंप मतलब पुश करना। तो कैसे पुश करते हैं अपन, ये याद रखना। तो सोडियम और पोटेशियम पंप लगता है, जो कि क्या करता है बेटा जी? एटीपी यूज करता है, सो दैट वो आयंस को, मतलब ये जो आपके सोडियम और पोटेशियम के आयंस है, ये पूरे के पूरे सेल के अराउंड घुमा पाए। ठीक है, अब इसके बाद में बेटा जी हम एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में बहुत जोश और प्यार से पूछा जाता है, दैट इज सेल वॉल वर्सेस सेल मेम्ब्रेन। अब बेटा सेल वॉल वर्सेस सेल मेम्ब्रेन को हम कुछ पॉइंट्स में करेंगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन ही ऐसे पूछा जाएगा। कैसे पूछेंगे पता है? कि राइट द डिफरेंस बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ देयर ऑकरेंस, पोजीशन, नेचर, कंपोजिशन, परमिएबिलिटी, फंक्शंस। तो अब तक जो जो आपको पूछ लिया है एग्जाम में, मैंने उसी के हिसाब से बनाया ये। ठीक है, तो बेटा आपका सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट है? तो बेटा जी ये आपका सेल वॉल प्लांट्स में प्रेजेंट है, फंगाई में प्रेजेंट है और बैक्टीरिया में प्रेजेंट है। कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? तो प्लांट्स में प्रेजेंट है, फंगाई में प्रेजेंट है, बैक्टीरिया में। बट सेल मेम्ब्रेन जो है ये सारे सेल्स में प्रेजेंट है। कितनी बढ़िया बात है। पोजीशन कहाँ पे है? तो बेटा सेल वॉल किसी किसी सेल के, सम सेल्स के आउटर कवरिंग में, बाहर में है। सेल मेम्ब्रेन का बात करूं तो ये साइटोप्लाज्म के बाहर होता है, जो मैंने डायग्राम बनाया था उसके थ्रू। अगर मैं नेचर का बात करूं तो ये बेटा नेचर मतलब उसके कैरेक्टरिस्टिक, तो बेटा ये नॉन लिविंग होता है, जिंदा नहीं है, तगड़ा होता है, रिजिड होता है, सपोर्ट करता है, बट मेटाबॉलिकली इनएक्टिव है, मतलब कोई लाइफ प्रोसेस नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि नॉन लिविंग है। बट उसी जगह सेल मेम्ब्रेन जो है बेटा जी ये जिंदा है, ये फ्लेक्सिबल है, यानी कि इलास्टिक है, और ये मेटाबॉलिकली एक्टिव है। ये सारे फंक्शंस कर पाता है, सोच समझ पाता है कौन से सेल को अंदर लेना है, कौन से मटेरियल को अंदर लेना है, कौन से मटेरियल को बाहर छोड़ना है, इतना ये मैच्योर है। किस चीज से बना हुआ है सेल वॉल? तो बेटा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ है, जैसे कि सेल्यूलोज, काइटिन एंड पेप्टिडोग्लाइकन। जरा सा आप मुझे इसी टाइम स्टैम्प पे बताएंगे कि प्लांट के अंदर, फिर उसके बाद में बैक्टीरिया के अंदर, फंगस के अंदर
कौन से टाइप का कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ सेल वॉल होता है? हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा, तो आई होप आप लोगों को ये आएगा इजीली। ठीक है, अब बेटा जी सेल मेम्ब्रेन जो है वो बना हुआ होता है लिपिड से, फॉस्फोलिपिड। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि ये जो हम लोगों का सेल मेम्ब्रेन है ये कौन से मॉडल के थ्रू बेटर एक्सप्लेन हुआ था? मुझे जरा मॉडल का नेम बताना, देखते हैं आप लोगों का कितना एक्टिव रिकॉल हो पा रहा है। परमियाबिलिटी का बात करूं, मतलब वो कैसे चीजों को अंदर अलाउ कर पाता है। तो देखो सेल वॉल जो है ये फ्रीली परमिएबल है, मतलब किसी को भी अंदर आने देता है, क्योंकि वो जिंदा ही नहीं है ना, वो एक डोर की तरह है, जिसने चाबी लगा दी उसको अंदर आने दे देगा। बट सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, मतलब कि वो सोच समझ के एंटर करने देता है, क्योंकि वो तो लिविंग है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है। अब बेटा फंक्शन क्या है, तो सेल वॉल जो है वो शेप प्रोवाइड करता है। आपका सेल का अगर एक शेप है तो सेल वॉल की वजह से है, साथ ही साथ रिजिडिटी, तगड़ा है कि नहीं सेल, वो प्रोवाइड करता है और प्रोटेक्ट भी करके रखता है। ठीक है, अब सेल मेम्ब्रेन का बात करूं बेटा, तो ये ट्रांसपोर्ट को रेगुलेट करता है, मतलब एक तरीके से उसका काम चलाता रहता है। साथ ही साथ में सेल को रिकॉग्नाइज, मतलब सेल पहचानने का काम करता है कि ये सेल मेरे ही बॉडी का है या कहीं और का है, क्या ये हार्मफुल सेल है कि यूजफुल सेल है। अगर हार्मफुल सेल है तो मैं फैगोसाइटोसिस करूंगी और इसको मार डालूंगी। ठीक है, और सेल का ट्रांसपोर्ट, मतलब मान लो कि एक न्यूट्रिएंट्स बाहर से अंदर आ गया, तो वो न्यूट्रिएंट्स को सेल के अंदर लेके जाना, सेल से बाहर फेंकना, ये सारा काम सेल मेम्ब्रेन करता है। आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, इसमें भी सेल मेम्ब्रेन यूजफुल होता है। ओके, अब हम लोग बात करने वाले एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये डिस्कवर किसने किया था बेटा? पोर्टर ने किया था 1945 में। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ऐसे ट्यूब से बना हुआ स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और ये आपके साइटोप्लाज्म में फैला हुआ होता है। ठीक है, स्कैटर्ड का मतलब क्या, स्कैटर्ड का मतलब क्या होता है? फैला हुआ। ठीक है, फैला हुआ सा स्ट्रक्चर है इसका, पूरा साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है, और इसके पास दो कंपार्टमेंट है। कंपार्टमेंट का मतलब क्या होता है? मान लो दो रूम हो गए। पहला कंपार्टमेंट है ल्यूमिनल, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होता है, और जो साइटोप्लाज्म का साइड होता है उसको एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कहते हैं। अंदर वाले को ल्यूमिनल, जो साइटोप्लाज्म के साइड है उसको एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कहते हैं। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम देखते हैं, जो कि पहला टाइप है आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। इसको आप लोग SER भी शॉर्टकट में लिख सकते हो। बेटा ये स्मूथ क्यों दिखता है? क्योंकि इसके पास राइबोसोम्स नहीं होते। अब देखो राइबोसोम्स नहीं है तो क्या ये यूजलेस हो गए? ना, इनका फंक्शन है लिपिड बनाना, और बेटा लिपिड तो बहुत जरूरी है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन भी तो लिपिड से ही बन रखा है। ठीक है, साथ में स्टेरॉइड के हार्मोन्स बनाना, जैसे कि टेस्टिस में जो यूज होता है, आपके ओवरीज में जो यूज होता है, वो सब बनाना, और साथ ही साथ ड्रग्स या जो पॉइजन तुमने खाया हुआ है उसको डिटॉक्सिफाई करना। मतलब तुमने कोई दवाई वगैरह खा रखी है, उसके अंदर कोई ना कोई ऐसा कंपोजिशन हो सकता है, ऐसा एलिमेंट हो सकता है जो तुम्हारे बॉडी के लिए, तुम्हारे सेल के लिए हार्मफुल है, तो ये उसको भी एनालाइज करके किल करने का काम करता है। और अगर मैं बात करूं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो आप इसको RER भी कह सकते हो। ये रफ क्यों दिखता है? क्योंकि इसके पास राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स मतलब इनका काम ही क्या हो गया? प्रोटीन सिंथेसिस। क्यों? क्योंकि राइबोसोम इज द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन प्रोडक्शन मेरे भाई। ठीक है, अब आगे देखो, आगे मैं बात करने वाली हूँ सीधा आपके न्यूक्लियर एनवेलप, गोल्जी और लाइसोसोम के बारे में। देख लो बेटा, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है स्मूथ, और जो आप लोगों का रफ है वो, ये आपका गोल्जी अपैरेटस है, जिसका क्या काम है? प्रोटीन को पैकेजिंग करना, प्रोटीन को प्रॉपर पैकेट्स में डालना। ठीक है, उसके बाद में ये आप लोगों का एंडोसोम, लाइसोसोम सब हो गया। इंपॉर्टेंट इसमें ये है और ये है। लाइसोसोम क्या होता है? तो ये सुसाइडल बैग्स होते हैं। जैसे ही वो देखते हैं कि ये सेल तो मेरे लिए हेल्दी नहीं है, उनको अपने लपेटे में ले लेता है, खुद भी मर जाता है, सेल को भी मार देता है। मतलब ये आर्मी सोल्जर्स की तरह है। ये अब हमको बचाने के लिए, हमारे सेल को बचाने के लिए खुद को एक तरीके से सैक्रिफाइस कर देते हैं। ठीक है, अब बेटा फंक्शनल नेटवर्क बता दूं तो बेटा ये आपके प्रोटीन प्रोडक्शन के फैक्ट्री की तरह है। न्यूक्लियर एनवेलप का मतलब क्या हुआ? तो बेटा ये न्यूक्लियस को सराउंड करके रखता है, और ये कंटिन्यूअसली प्रेजेंट होता है आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, साथ में ही प्रेजेंट रहता है। अगर मैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करूं तो ये क्या करता है? ये प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है, क्योंकि इसके पास राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से प्रोटीन बनता है। और प्रोटीन जो है वो क्या होगा? पैकेज हो जाएगा, और पैकेज करने का काम कौन करता है? गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस के ऊपर उसके पास सिस फेस होता है और ट्रांस फेस होता है। सिस फेस का काम है
कि वो रिसीव करे, ठीक है। जो एंडोप्लाज्मिक मतलब रेफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सामने रहता है वो ऐसे, ये दिख रहा है आप लोगों को, ये देखो ये सिस फेस है। तो इसका क्या काम है पता है, जो भी प्रोटीन्स बन के आ रहे हैं वो उसको रिसीव करने का काम करता है। क्यों रिसीव कर रहा है, क्योंकि उसको तो पैकेजिंग करने का काम है ना। तो उसके पास एक सिस फेज प्रेजेंट होता है और एक ट्रांस फेज होता है जो कि शिपिंग साइड है। यहाँ पे ध्यान दो, ये आपका सिस फेज हो गया और ये आपका ट्रांस फेज हो गया। मतलब यहां से बना हुआ प्रोटीन इस साइड गया ऐसे रिसीविंग, और जैसे प्रोटीन को पैकेज कर दिया मतलब प्रॉपर पैकिंग वैकिंग कर दिया उसकी, तो इस साइड से बाहर चला जाता है, शिपिंग हो जाती है उसकी, ठीक है। मतलब प्रॉपर पैकेजिंग वगैरह चल रही है। अब लाइसोसोम्स का बात करूं बेटा, तो ये आपके ट्रांस फेज पे बनते हैं, मतलब जो उस साइड शिपिंग वाला साइड है वहां पे बनता है। इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स मतलब जो रिएक्शन स्पीड अप कर दे। तो बेटा ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं ना, इनका क्या काम है, वेस्ट मटेरियल को तोड़ फोड़ कर देना, ठीक है। अगर मैं बात करूं वैक्यूल्स और वेसिकल्स के बारे में, तो वैक्यूल्स का काम क्या है, तो ये मटेरियल्स को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी अपैरेटस भेज देना, या वहां से सेल मेम्ब्रेन में भेज देना, सेल मेम्ब्रेन से अंदर ले आना। तो ये जो इधर से उधर करने का काम होता है वो वैक्यूल करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कुछ एनर्जी ऑर्गेनल्स के बारे में। मैं इनको ऐसे ऑर्गन कह रही हूँ जो कि मुझे एटीपी प्रोड्यूस करके देते हैं, क्योंकि एटीपी क्या है, एटीपी तो बेटा जी एनर्जी करेंसी है आपके सेल का। एटीपी क्या है बेटा जी, तो आपके सेल का एनर्जी करेंसी है। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट आ जाएगा, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इट इज अ पावर हाउस ऑफ सेल। क्यों, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली एटीपी प्रोड्यूस करते रहता है। तो मान लो अगर कभी मेरा सेल फास्टिंग मोड में चला गया, कभी वो फास्ट कर रहा है, तो वो इनके ही पास आके एनर्जी लेता है, इसलिए हम लोग उसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइट अगर गई तो हम लोग इन्वर्टर चालू करते हैं, जनरेटर चालू करते हैं, तो वैसा ही ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अगर खाना खत्म हो गया, एनर्जी खत्म हो गई, तो दे आर रेडी टू प्रोवाइड अस एनर्जी, ठीक है। अब बेटा ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है, मतलब इसके पास दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। आप देख सकते हो यहाँ पे दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। आउटर मेम्ब्रेन एकदम स्मूथ होता है और ये ऑर्गेनल को कवर करता है। ये देखो कितना स्मूथ लाइक बटर, है ना। और अगर मैं इनर मेम्ब्रेन का बात करूं, तो ये देखो कितने सारे ऐसे फोल्ड्स दिखने को मिलेगा। ये जो फोल्ड दिख रहा है ना तुम लोगों को, ये जो ऐसा फोल्ड दिख रहा है, ये फोल्ड दिख रहा है, इसको क्रिस्टे कहते हैं और इसको इनर मेम्ब्रेन कहा जाता है। और इसके वजह से क्या होता है, जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सरफेस एरिया बढ़ गया मतलब मैं ज्यादा अमाउंट पे रिएक्शंस करवा पाऊंगी। अगर मैं मैट्रिक्स का बात करूं, ये खाली स्पेस का बात करूं, तो ये फ्लूइड अंदर से होता है और इसके अंदर में इसका खुद का डीएनए, आरएनए और राइबोसोम होता है। इसको स्टार मार लो बेटा। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये कुछ ऐसे टाइप के ऑर्गेनल्स है, ऐसे टाइप के सेल के ऑर्गन्स है जिनके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल होना मतलब बहुत बड़ी बात होती है, याद रखना। अब इसका फंक्शन आपको बार बार पूछा जाता है, इसका फंक्शन क्या है, तो ये एटीपी प्रोड्यूस करता है, एटीपी सिंथेसिस करने का काम करता है, मतलब सेलुलर रेस्पिरेशन का काम करता है। ओके, अब अगर मैं बात करूं एनर्जी ऑर्गेनल्स का, तो बेटा मैं माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात करूंगी, क्योंकि दोनों एनर्जी ऑर्गेनल्स हैं। क्यों, क्योंकि दोनों क्या करते हैं बेटा जी, खाना बनाने का काम करते हैं, एनर्जी देने का काम करते हैं। बेटा क्लोरोप्लास्ट जो है ये फूड फैक्ट्री, क्योंकि अगर क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा तो हमारे जो प्लांट्स है वो खाना ही नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे। बेटा ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है और आपको ये सिर्फ एक्सक्लूसिवली प्लांट सेल में ही मिलेगा। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन जो है ये एक ऑर्गेनल के अंदर छुपा हुआ है। कैसा है बेटा, छुपा हुआ। उसको हम लोगों ने क्या लिखा है, एनक्लोज्ड है। स्ट्रोमा मतलब वो जो पीछे का जो एरिया है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रोमा, जो कि फ्लूइड से बना हुआ मैट्रिक्स है। और यहाँ पे ही सारे के सारे आपके डार्क रिएक्शंस होते हैं। अगर मैं थाइलाकोइड्स के बारे में बात करूं, तो थाइलाकोइड्स जो है ये भरे हुए हैं, ये स्टैक्ड मेम्ब्रेन के सैक्स है जहां पे लाइट रिएक्शन होता रहता है। ठीक है, तो आपको पूछा जाएगा कि स्ट्रोमा में कौन सा रिएक्शन होता है, थाइलाकोइड्स में कौन सा रिएक्शन होता है। तो बेटा जी स्ट्रोमा में आपके डार्क रिएक्शंस होते हैं और थाइलाकोइड्स में आप लोगों के लाइट रिएक्शंस होते हैं। डार्क रिएक्शन मतलब जो कि बिना सनलाइट के भी हो जाएंगे, और लाइट रिएक्शन मतलब एक्सक्लूसिवली दे नीड सनलाइट। ओके, अब बेटा इसका फायदा क्या है कि बेटा इसके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम है। इसका फंक्शन क्या है, तो फोटोसिंथेसिस, यानी कि आप जो प्लांट्स लोग खाना बना पाते हैं वो खाना बनाने में हेल्प करता है। साथ ही साथ
ये लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में यानी कि फूड में, और ये फीचर कॉमन होता है बेटा आपके माइटोकॉन्ड्रिया में भी और आप लोगों के क्लोरोप्लास्ट में भी। तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को आप लोग एक सिमिलर टाइप का ऑर्गेनल कहते हो, क्योंकि देखो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये हर ही लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है, और माइटोकॉन्ड्रिया एक जनरेटर की तरह काम करता है, क्लोरोप्लास्ट भी एक जनरेटर की तरह काम करता है अपने प्लांट के, ठीक है। तो ये लोग बड़ा इंपॉर्टेंस ले करते हैं। नाउ इफ यू टॉक अबाउट मोर अबाउट क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट को फूड फैक्ट्री भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये बेटा जी हेल्प कर रहा है आपके फोटोसिंथेसिस में। अब कैसे हेल्प कर रहा है फोटोसिंथेसिस में? तो बाय डूइंग टू रिएक्शंस, एक होता है लाइट रिएक्शन, ठीक है, और एक होता है डार्क रिएक्शन। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, मैडम जी ये होता क्या है? तो ध्यान दीजिए बेटा, लाइट रिएक्शन का मतलब क्या होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। लाइट रिएक्शन का मतलब क्या होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और डार्क रिएक्शन का मतलब क्या होता है? यू कैन डू दिस इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट एज वेल। इनके बारे में हम डिटेल में फोटोसिंथेसिस चैप्टर में पढ़ने वाले, बढ़िया सा टॉपिक है, मस्त सिखाऊंगी मैं तुमको, ठीक है। अब दोनों ऑटोनॉमस है। ऑटोनॉमस मतलब इनको किसी और से एनर्जी लेने की जरूरत नहीं है या जेनेटिक मटेरियल लेने की जरूरत नहीं, खुद से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि इनको थोड़ी ना पूछना है कि भाई मेरा जेनेटिक कैरेक्टर्स कैसा बता तब मैं डिवाइड करूं, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद होना चाहिए। साथ ही साथ इनके पास खुद का डीएनए है, राइबोसोम है, तो बेटा ये लोग खुद का एक सेल्फ ओरिजिन रखते हैं, ठीक है। अब आप लोगों को लास्ट में बस एक ही चीज मैं कहना चाहूंगी, आई होप आप लोगों को आज का वीडियो एकदम बढ़िया तरीके से समझा होगा, ये चैप्टर एकदम बढ़िया तरीके से समझा होगा। बट बेटा हम जितना चैप्टर अभी विजय सीरीज में पढ़ रहे हैं ना, ये सारी चीज हम रिकॉर्डेड फॉर्म में पढ़ रहे हैं, मतलब मैंने आपको पढ़ा दिया, बट आप लोगों को ये चीज अच्छे से कब समझेगी? जब आप लाइव में पढ़ोगे। तो अगर आपको लाइव में पढ़ना है तो वी हैव लॉन्च्ड नीव प्लस शौर्या बैच फॉर ऑल ऑफ यू। बेटा मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स हैव ट्रस्टेड अस, और उन लोगों ने ये बैच खरीदा है जिसके अंदर हम लोगों के ऑलरेडी 6 से 7 चैप्टर हो चुके हैं। तो बेटा आप लोग भी अब फोकस हो जाओ। अगर आपने नीव बैच ले लिया तो एक प्राइस में 2 बैचेस आपको फ्री मिलने वाले हैं, यानी कि आपका 11-12 तो होगा, बट सीईटी भी आप लोगों का होने वाला है, जो कि अभी से स्टार्ट भी करने वाले हम लोग, मतलब इतना अर्ली। अगर आप प्राइस देखेंगे तो इट इज जस्ट 6,500 रुपीज फॉर 2 years। अगर आप उसमें इंफिनिटी कोर्स ले लेते हैं तो आपको यहाँ पे बुक्स भी मिलेगा और साथ साथ में बैच भी मिलेगा, जिसका प्राइस स्लाइटली हाई हो जाता है, दैट इज 8,300 रुपीज। बेटा इंफिनिटी कोर्स के अंदर में आप लोगों को 1800 की बुक्स जो है वो फ्री मिल रही है। साथ ही साथ में अगर मैं इंफिनिटी प्लस का बात करूं तो इसमें बुक्स तो मिलेगा, बैच तो मिलेगा, बट एक पर्सनल मेंटर मिल जाएगा आपको। पर्सनल मेंटर जो है वो आप लोगों का प्रोग्रेस आपसे ज्यादा ट्रैक करेगा, आपके पेरेंट्स के साथ एक पीटीएम मीटिंग भी रखेगा, हर महीने रखेगा, और जो भी आप लोगों का एकेडमिक ड्रॉबैक होते जा रहा है उसको कमबैक में कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा। अगर आपको भी हमारा बैच ज्वाइन करना तो यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, गो एंड चेक इट आउट। एंड बेटा अगर आप लोग विजय सीरीज में ही पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग विजय सीरीज के लिए फ्री में लॉग इन कर सकते हैं हम लोगों के एप्लीकेशन पे, जहां पे आप लोगों को फायदा ये होगा कि आपको वेद एआई के 24/7 के फीचर्स मिल जाएंगे, आपको एआई पावर्ड नोट्स मिल जाएगा, आपको साथ ही साथ में फ्री टेस्ट, फ्री असाइनमेंट, सब कुछ फ्री मिल जाएगा। तो अगर आप विजय सीरीज के थ्रू जाना चाहते हैं तो यू कैन डेफिनेटली एनरोल अस वाया द ऐप। और अगर आप लोग एक अच्छे सीईटी के बुक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एमएचटी सीईटी तत्व बुक इज वन ऑफ द बेस्ट बुक। बेटा ये बुक जो है हम लोगों ने 27 ईयर के एक एक क्वेश्चन पेपर को, एक एक शिफ्ट के क्वेश्चंस को एनालाइज करके बनाया है, तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस बुक। एंड ऑल्सो हम लोगों ने आईबी सैट भी लॉन्च किया, दैट इज इंस्टेंट वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट। इफ यू टॉक अबाउट दिस टेस्ट, बेटा अगर आपने ये टेस्ट क्लियर कर लिया तो 90% का स्कॉलरशिप आप लोग अवेल कर लोगे। एंड साथ ही साथ में अगर आप हम लोगों से ऑफलाइन जुड़ना चाहते हो तो बेटा ये रहे हमारे ऑफलाइन सेंटर। आप हमारे ऑफलाइन सेंटर, सबसे नियरेस्ट ऑफलाइन सेंटर में जाके इंक्वायर कर सकते हो और आप हमसे ऑफलाइन भी जुड़ सकते हो। बेटा अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करना एंड मुझे जरूर अपना यूनिट टेस्ट का पोर्शन बता देना, बिकॉज आई एम प्लानिंग टू टेक अ महा मैराथन फॉर ऑल ऑफ यू, जिसके अंदर में मैं जो टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी सिखा दिए वो तो रहेंगे, बट कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी ऐड कर दूंगी कि जस्ट इन केस कोई खड़ूस टीचर ने पेपर बनाया है, स्टिल यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। ठीक है, तो मुझे यूनिट टेस्ट का पोर्शन बता दो सो दैट मैं उसके हिसाब से आप लोगों का मैराथन जो है वो प्लान कर लूंगी। जो मेजॉरिटी कॉलेजेस में चैप्टर आएगा मैं उनको लेके आपका मैराथन कवर कर दूंगी। तो आज के आज ही मुझे ये बताना है, ठीक है।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। अगर आपको कुछ भी डाउट रहा तो आप इस कमेंट सेक्शन को अपना सेफ स्पेस समझे और जरूर मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच।